दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक किसान खेती करते समय कई समस्याओं का सामना करता है। एक किसान तभी सफल कृषक बन सकता है जब वो नई पद्धतियों को अपनाए और नई नई बातों को सीखे और नई विधि को अपनाए। और अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो आज ये एक सराहनीय कार्य कर रहा है और आज हम इस संस्थान के परिसर में उपस्थित हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय है मध्य प्रदेश में कृषि के विकास में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका। और आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अ, स- आपने जैसा प्रश्न किया है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए तकनीकी उपलब्ध कराने में या उनकी आय बढ़ाने में क्या भूमिका रही है, तो आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी और उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व जो है वो क्षेत्र भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था और कालांतर में आवश्यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य बना और वहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का गठन हुआ। इसी तरीके से ग्वालियर के क्षेत्र में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय बना और जबलपुर में पशुपालन जो विभाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता था, तो वो बाद में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। अब जो जहाँ तक है किसानों की बात करने के लिए, तो जैसा आप जानते हैं कि जब हमारी जनसंख्या स्वतंत्रता के समय करीब 33-34 करोड़ थी और हमारे यहाँ पर जो है अन्न की बहुत समस्या थी, तो कृषि के क्षेत्र में ही वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार जो अनुसंधान किए गए, उससे जो खाद्यान्न की समस्या है वो उसको समाप्त करने में सतत प्रयास किए गए और हम आज की तारीख में मतलब हमारे पास इतना अनाज का भंडार है कि हम विदेशों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ से करीब 300 वैरायटी जो हैं विभिन्न फसलों की वो विकसित की गई, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर में उत्पादन बढ़ाने में, कृषि किसानों की आय बढ़ाने में महती भूमिका अदा की है। इसी तरीके से दलहन के क्षेत्र में बहुत सबसे अधिक वैरायटी यहीं से उत्पादित की निकली हैं और दलहन के क्षेत्र में के अलावा हमने तिलहन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी जो किस्में हैं वो जारी की हैं। इस तरीके से लगातार जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है किसानों के हित में ये भूमिका निभा रहा है। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, तो यहाँ से बहुत से ऐसे वैज्ञानिक निकले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अपना सहयोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से अनुसंधान के क्षेत्र में जब ये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हुई, तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जो उनकी समस्याएं रहती हैं उनके लिए सतत संपर्क करके, प्रशिक्षण दे के और उनके खेतों में OFT डाल के, ऑन फार्म जो टेस्टिंग होती है, FLD डाल के, क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन डाल के उनको प्रदर्शन के माध्यम से उस तकनीकी को अपनाने के लिए सदा प्रयास किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि किसानों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको रुकने के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? किसानों के लिए हमारे यहाँ पर जो प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें कृषक भवन की स्थापना की गई है कार्यालय के अलावा, तो वहाँ वो रुकते हैं। स्थानीय किसान आते हैं और अपने अपने गांव वापस भी लौट जाते हैं। बहुत से किसान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय में यहाँ पर शास्त्री भवन के नाम से करीब 100 किसानों के रुकने की व्यवस्था की है और उनको मतलब अच्छा भोजन मिले और पानी शुद्ध मिले, इस सब की व्यवस्था की गई है। किचन भी बहुत बढ़िया उनके लिए यहाँ पर स्थापित किया गया। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो हम संस्थान की उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पहले जब इसके आरंभ हुआ था तो हम स्नातक स्तर की शिक्षा पढ़ाते थे और वहाँ से शुरू करते करते फिर हमने स्नातकोत्तर में करीब 16 डिपार्टमेंट में हमने बायोटेक्नोलॉजी सहित हमने जो है वहाँ मास्टर डिग्री की
शिक्षा का आरंभ किया और उसके बाद जो है पीएचडी की उसको भी यहाँ पे आरंभ किया गया। इंजीनियरिंग में भी पीएचडी की शिक्षा को आरंभ किया, जिससे हम बहुत उच्च कोटि के जो वैज्ञानिक हैं वो प्रदेश को हम दे सकें और राष्ट्र के लिए दें। बहुत से हमारे वैज्ञानिक बहुत उच्च पद पर आईसीआर में भी हैं, भारत सरकार में भी हैं और वो लगातार वो भारत की कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि भारत सरकार द्वारा इस साल को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, तो मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए संस्थान किस तरह से कार्य कर रहा है? आपको अवगत कराते हुए मुझे खुशी है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1976 में ये मोटे अनाज या श्री अन्न की जो है अनुसंधान की स्थापना रीवा में और उसके बाद सबसे बड़ा सेंटर डिंडोरी क्षेत्र में स्थापित किया गया और वो सतत केवल जो है श्री अन्न के जो मोटे अनाज हैं और मिलेट्स हैं उनके उत्पादन में अनुसंधान कार्य करते हुए और यहाँ के किसानों और देश के किसानों को लगभग 17 किस्में उच्च कोटि की जो किस्में हैं जिसमें मतलब रोग रोधक भी हों, कीट रोधक हों, ताप रोधक हों, इस तरीके से अलग अलग जो आदिवासी क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं उनका विकास किया गया है। और आज सबसे अधिक जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में यही किस्में जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की हैं वो बोई जा रही हैं। सर, अगर हम बात करें विश्वविद्यालय की, तो ये बीज उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर है, तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दें। यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जो क्षेत्रफल है बीज उत्पादन के लिए, वो अगर हम भवन और ये अन्य निकाल दें तो आज के समय में जो हमारे पास जो क्षेत्राधिकार है उसमें 1500 से 1600 हेक्टेयर भूमि जो है वो उपलब्ध है अलग अलग इकाइयों में, चाहे वो अनुसंधान प्रक्षेत्र हों, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हों, कॉलेज के प्रक्षेत्र हों। इन सब में हम करीब 1800 से 2000 क्विंटल तक विभिन्न किस्मों के विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारी महती भूमिका है और आज भी वो प्रथम स्थान पर है। सर, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में या नए तरह के अनुसंधान किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप हमको बताएं, जानकारी दें। नए अनुसंधान सतत प्रक्रिया है और अनुसंधान के बाद जो हमें अनुभव होते हैं तो कोई भी जो हमारे अनुसंधान के माध्यम से तकनीक विकसित होती है तो उसको हम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से अपने यहाँ वो कृषि विज्ञान केंद्र के लोग उसमें प्रदर्शन के प्लाट डालते हैं, मतलब क्रॉप कैफेटेरिया डालते हैं। उसमें किसान आएँ और स्वयं देखें जितनी भी किस्में हैं किसका कैसा परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ जो है किसानों के खेत में भी हम जो है लगातार जो नई किस्में आ रही हैं और ऐसी जो रोग रोधक हैं, कीट रोधक हैं और उच्च उत्पादन देने वाली हैं, कम समय में उत्पादन देने वाली हैं, उनका निरंतर रूप से जो प्रदर्शन जो है किसानों के खेत में करते हैं। और जो तकनीक निकलती है जैसे SRI निकली या ब्रॉडबेज है तकनीकी यहाँ से निकाली गई, रिच फरो तकनीक यहाँ से निकाली गई, तो उसमें ऐसी अधिक वर्षा के क्षेत्र में जल निकास की व्यवस्था हो और फसलें सड़ें नहीं, इस तरीके के बहुत से जो तकनीक विकसित की गई है, चाहे फसल कटाई के संबंध में हो, भंडारण के संबंध में हो, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये तकनीक जो है निरंतर रूप से प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को हम पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, जैसे कि भारतीय कृषि कहा जाता है जलवायु पर निर्भर करती है, तो आने वाले समय पे हमारी कृषि जलवायु पर ना निर्भर रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या रिसर्च की जा रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। ये जलवायु परिवर्तन है, ये पूरा प्राकृतिक है। जो प्रकृति है उसका अपना अपना स्वरूप बदलता रहता है भिन्न भिन्न कारणों से, अलग अलग क्षेत्रों में भी वो समान रूप से उसका प्रदर्शन नहीं होता। आपने देखा होगा किसी क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बहुत अधिक तापमान बढ़ता है, किसी और क्षेत्र में एक ही प्रदेश के या ज़िले के अंतर्गत वर्षा की स्थिति भी अलग होती है और कम वर्षा की स्थिति भी अलग होती है। उन सभी चीज़ों को जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा तापरोधक मतलब हीट टॉलरेंस वैरायटी भी बनाई है और अन्य प्रकार की जो किस्में हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी मतलब कम प्रभावित हों, किसानों का कम से कम क्षति पहुंचाएं। तो ये लगातार काम है, आगे भी इसको जारी रखना होगा, क्योंकि ये चुनौती जो है न केवल भारत की या इस प्रदेश की है, सभी जगह है। कभी अतिवृष्टि होती है, कभी कम वृष्टि होती है, तो इसमें आगे भी हमारा अनुसंधान जारी रहेगा। और भारत सरकार का सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है जो सभी बहुत से कृषि विज्ञान केंद्रों और रिसर्च स्टेशन में है, जो एग्रोमेट्रोलॉजी का है, IMD के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम मौसम की स्थिति की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों के जो हमारे KMA है, कृषि मोबाइल एडवाइजरी सर्विस है, उसके माध्यम से हम सप्ताह में 2 बार भेजते हैं किसानों को, और किसान भी अपनी समस्याओं को लेकर सतत संपर्क में रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के। सर, अगर हम बात करें जैविक खेती को आज बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में क्या रोल प्ले कर रहा है? जैसे आपने कहा जैविक खेती है, तो पहले जैविक खेती में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की है। विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल बनाए हैं कि हम कितने जानवर में कितना मतलब ये उसको लगने वाली जो खाद है वो जैविक रूप से जो बनाई जाती है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, FYM हो, उस पर पहले भी कार्य किया गया। अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं, कैसे बनाना है उसका प्रशिक्षण दिया है। और आगे जो अभी प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में भी तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र 5 एकड़ से लेके और 2 एकड़ तक के प्रदर्शन प्राकृतिक खेती के लगातार कर रहा है। और उस प्रदर्शन के माध्यम से उसमें ये भी तुलना करके बता रहे हैं कि हम जब प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं तो हमारे अनाज की क्वालिटी और कितनी गुणवत्तापूर्ण होती है, और जहां हम इस तरीके के फर्टिलाइज़र और उपयोग करते हैं उसमें उत्पादन ज़रूर होता है, लेकिन मनुष्य के लिए, पशु के लिए क्या हानिकारक है उसका भी ध्यान रखते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इकलौता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, तो कृपया आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, एक समय में कृषि अभियांत्रिकी विद्यालय जब यहाँ शुरू हुआ तो इस प्रकार के हमारे पास विशेषज्ञ नहीं थे। तो इस जब महाविद्यालय की स्थापना हुई और यहाँ पर जो टीचर आए वो खड़गपुर से और अन्य बड़े बड़े संस्थानों ने, सबसे पहले तो उनने मानव संसाधन का विकास किया, जो वास्तव में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में शासन में जो पद होते हैं उनमें जाएं और हर क्षेत्र की अलग अलग व्यवस्था है, क्योंकि हर जगह की भूमि अलग होती है, हर जगह की जो मशीनरी है उसकी अलग अलग ताकत की लगती है, अलग अलग हॉर्स पावर की लगती है, उनके अटैचमेंट अलग हो सकते हैं फार्म मशीनरी के। बाद में ये लगातार इसने विकास किया। तो किसी समय में अगर डीजल पंप बना था तो विशेष रूप से हमारे यहाँ एक फ़ोटो लगी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उसको बड़े गौर से देख रहे थे कि ये कैसे काम।
क्योंकि पुराने समय में चरसा है, रहट है, ये कुओं से पानी निकालने के लिए उपयोग होते थे और इनमें काफ़ी श्रम लगता था, समय भी लगता था। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा तकनीक आ गई है कि हम पानी का संरक्षण कैसे करें, पानी को बचाएं कैसे, ड्रिप इरिगेशन आ गई है और भी अनेक प्रकार के जो तकनीक है वो विकसित की गई है, जिससे किसानों के अगर कम जल के उपलब्धता है उसमें भी बहुत अच्छी खेती कैसे की है। इसी तरीके से किस जगह पे कितने हार्स पावर का आपको ट्रैक्टर यूज़ करना है, कौन से उसमें अटैचमेंट यूज़ करना है, वो सब के लिए वो लगातार इनने सतत अनुसंधान किए हैं और पहुंचाए हैं और इसी कारण से उनको जीआई टैग के पेटेंट के अंतर्गत 3 पेटेंट जो हैं वो जर्मनी और भारत सरकार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त हुए। सर, जैसे कि किसान भाइयों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो क्या उनका निराकरण या समाधान के लिए कोई वेबसाइट भी उपलब्ध है? हाँ, बिल्कुल है, वेबसाइट है, एम किसान पोर्टल भी है, मध्य प्रदेश का भी और भारत सरकार का, जिसमें प्रत्येक ज़िले की और इवन आज कहें तो ब्लॉक स्तर तक की जानकारी जो होती है वो शासन अपने जो उनके अमला है उसके माध्यम से पहुंचाता है। बहुत से ऐसे ऐप विकसित किए गए हैं जिसके माध्यम से किसी कीट का प्रबंधन कैसे हो और न्यूट्रिएंट का कैसे प्रबंधन हो और ये जो भूमि की जांच कराते हैं, मृदा परीक्षण कराते हैं, वो कैसे करें। तो लगातार इस तरीके के सरल भाषा में किसानों को हम ऐप भी उपलब्ध करा रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से भी दे रहे हैं और ये उनको जानकारी चाहिए है वो कभी भी आके व्यक्तिगत रूप से भी ले सकते हैं। और जो कृषि विभाग का अमला है उनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ उनके कार्यस्थल है वहाँ यहाँ से प्रशिक्षण ले जाके वो किसानों की मदद करें। सर, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके? देखिए, जैसे कि भारत सरकार का एक उद्देश्य था कि सबसे पहले तो किसान भाई जो हैं वो मृदा परीक्षण कराएं, अनावश्यक जो है खाद का उपयोग ना करें, कीट के कंट्रोल के लिए जो रिकमेंडेड या जो भी उसमें अनुशंसित कीटनाशक हैं उनका उसी मात्रा में करें, उपयोग अधिक ना करें। और साथ ही जब आपका ये मिट्टी परीक्षण के उपरांत जो है खाद की जो मात्रा दिखाई गई है उसी का उपयोग करें। जो किस्म जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है उसी हिसाब से वो इसको उपयोग करें। तकनीकी जो बताई गई है उसका उसी तरीके से आप पालन करें तो उनकी आय डबल होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसान बहुत कठिन परिस्थितियों में खेती करता है तो उनके आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल हैं जिसमें कृषि है, पशुधन है, घास है, चारा है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। इस तरीके से उनको बताया जाता है कि कोई एक चीज़ अगर किसी कारण से उसमें हानि हो जाए तो कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र हो जो उनको इतना हानि ना पहुंचाए और उनका परिवार चलता रहे और वो लाभ भी कमाते रहें। सर, अगर हम जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये संस्थान क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत पुराना बायो फर्टिलाइज़र लैब है जो पिछले 30-40 वर्षों से संचालित है और उधर पर सतत अनुसंधान के माध्यम से हम पाउडर के रूप में भी जो बायो फर्टिलाइज़र हैं जो हानिकारक नहीं हैं वो लगातार उनका उत्पादन कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वो किसानों के लिए उपयोगी हैं और किसान ले जाते हैं दूर दूर से आके। और हमारी अपनी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी उसकी वितरण व्यवस्था है। इसी तरीके से जो आपने एक विषय छूटा है कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण जो है लगातार चलते रहते हैं। महिलाओं के लिए जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि वो खुद व्यवसाय क्या करें, बहुत से उत्पाद होते हैं उनका प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण कैसे करें और उस प्रसंस्करण के माध्यम से किस तरीके से पैकिंग करें, किस तरीके से वो अपना समूह बनाएं और समूह बना के उसको आप कैसे अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। और बहुत से इससे अन्य जुड़े हुए भी जो वो हैं फूड से जुड़े हुए जो उत्पाद बनते हैं, अचार बनते हैं और वो हैं उनको किस तरीके से आप संरक्षित रख सकते हैं लंबे समय तक, उसकी भी जानकारी दी जाती है।
सिलाई कढ़ाई की भी जानकारी दी जाती है, और जो आपके बच्चों को लालन पालन का काम है उस संबंध में भी ये बता दिया जाता है कि आपके बच्चे हैं उनको कैसे अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा पौष्टिक आहार मिले, जिससे बच्चे कमज़ोर नहीं हो और वो बीमारी से ग्रसित ना हो। इस प्रकार के अनेक जो प्रशिक्षण हैं महिलाओं के लिए भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब वक्त है कृषि समाचार का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। पराली जलाने से मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव, अनार निर्यात से किसानों की आय में बढ़ोतरी, 142 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ बुआई, कृषक प्रशिक्षण का आयोजन, सोयाबीन कृषकों के लिए सलाह और धान की फसल में समेकित रोग प्रबंधन। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे पराली जलाने से मिट्टी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की सह अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूदा मौसम में धान की पराली जलाने से रोकने के बारे में विचार विमर्श हुआ। बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय उपस्थित थे। बैठक के दौरान राज्यों ने मौजूदा मौसम में पराली जलाने से रोकने के लिए अपनी कार्य योजना और रणनीतियां प्रस्तुत की। राज्यों को किसानों के बीच धान की पराली जलाने से रोकने के बारे में जागरूकता लाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग करने, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को कटाई के मौसम से पहले ही उपलब्ध कराने, ICAR और अन्य हितधारकों के सहयोग से सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां करने की सलाह दी गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली जलाने के मुद्दे के समाधान में दिखाई गई गंभीरता के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के प्रयासों से धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी देखी जा रही है। अनार निर्यात से किसानों की आय में बढ़ोतरी। फलों के निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताज़ा अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है। एपिडा ने अनार की जो पहली खेप अमेरिका को निर्यात की है, उसमें भारत के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन और अमेरिका की एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विसेज, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड और ICAR अनार पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सोलापुर के साथ ही अन्य का सहयोग रहा। एपिडा के अध्यक्ष अभिषेक देव ने कहा कि अमेरिका में अनार के निर्यात में वृद्धि से अधिक कीमत प्राप्त होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। अनार के आयातकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। अनार का परीक्षण निर्यात एपिडा में पंजीकृत INI फार्म्स द्वारा किया गया था, जो कि भारत से फलों और सब्जियों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है। 142 लाख हेक्टेयर में हुई खरीफ बुआई। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूर्ण हो गई है। निर्धारित लक्ष्य 148.46 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध अभी तक 142.25 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है, जो लक्ष्य का 95% है। सबसे अधिक 53.19 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। गत वर्ष की समान अवधि में 50 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। प्रदेश में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी अभी तक खरीफ फसलें बेहतर स्थिति में हैं। धान उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश होने से धान की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ा है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक धान की बुआई 30.40 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 88% है। खरीफ की अन्य फसलों में मक्का की बुआई निर्धारित लक्ष्य 15.88 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 17.37 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ की अन्य फसलों में ज्वार 1.41, बाजरा 3.11, अरहर 4.07, उड़द 13.70, मूंग 1.66, मूंगफली 5.31, तिल 4.0 और कपास 6.37 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। इस वर्ष 148.76 लाख हेक्टेयर में खरीफ बोनी प्रस्तावित है।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ फसलों की वर्तमान स्थिति बेहतर है। किसानों को फसलों की सतत निरीक्षण की सलाह दी गई है। कृषक प्रशिक्षण का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादकों का कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 40 किसानों ने सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख कीट व्याधियों एवं रोगों की जानकारी प्राप्त की है। कार्यक्रम में केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर GR अंबावतिया, डॉक्टर SS धाकड़, डॉक्टर गायत्री वर्मा, डॉक्टर मुकेश सिंह एवं डॉक्टर DK तिवारी ने विभिन्न विषयों पर कृषकों को जागरूक किया। सोयाबीन कृषकों के लिए सलाह। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्तमान में सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल फूल आने की अवस्था में है और ऐसे में फसल पर चक्रभृंग, तना मक्खी तथा तंबाकू की इल्ली जैसे कीटों तथा एंथ्रोक्रॉज, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट, पीला सोयाबीन मोजेक वायरस रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। कृषकों को सलाह दी जा रही है कि अपनी फसल की सतत निगरानी करें तथा किसी भी कीट या रोग के लक्षण दिखने पर निम्नानुसार नियंत्रण के उपाय अपनाएं। कुछ क्षेत्रों में फफूंदजनित रोगों के साथ ही इल्लियों द्वारा फूलों को खाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। अतरु कीट एवं रोगों से फसल की सुरक्षा हेतु अनुशंसित कीटनाशकों फफूंदनाशकों का छिड़काव बेहद जरूरी है। फफूंद जनित रोगों के प्रकोप से सुरक्षा हेतु कृषकों को सलाह दी जाती है कि अपनी फसल पर सुरक्षात्मक रूप से टेबुकोनोजोल 25.9 EC 625 मिली प्रति हेक्टेयर या टेबुकोनोजोल 10% सल्फर 65% WG 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर या कार्बन डाइजम के साथ ही मैंकोजेब 63% WP 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर या पिक्सोसी स्ट्रोबिन 22.52% WWSC 40 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर या फ्लुक्सो पायोकसाड 167 ग्राम प्रति लीटर, एपिक्सा कोनोजोल 50 ग्राम प्रति लीटर, SC 750 मिलीग्राम प्रति हेक्टेयर में से किसी एक अनुशंसित फफूंदनाशकों का तुरंत छिड़काव करें। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगले अंक में कृषि से संबंधित कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।